तो हम लोग आज के करंट अफेयर का शुभारंभ करते हैं। पहला है भुवनेश्वर के बारे में। भुवनेश्वर आपको पता है उड़ीसा में पड़ता है। भुवनेश्वर भारत का पहला शहर बना जो 100% कोविड वैक्सीन जिसके नागरिकों को पड़ा, यानी कि भारत का पहला शहर जहां के लोगों को 100% वैक्सीनेटेड किया गया, वह उसका आंसर होगा भुवनेश्वर। नेक्स्ट देखेंगे भाला फेंक दिवस, यानी कि नेशनल जेवलिन थ्रो डे। यह हर वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाएगा। यह क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। तो इस डेट को आपको ध्यान रखना होगा। इस साल के लिए यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकता है कि 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा को एक तरह से सम्मान देने के लिए 7 अगस्त को हर साल भारत में भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट है जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक, यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कचरे की जब बात करते हैं, अब सरकार 2-3 सालों से कचरे को लेकर काफ़ी सचेत हो चुकी है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की जब बात करते हैं तो जैसे हॉस्पिटल हो गया और वैसी जगह हो गई, तो कहीं पे ऑपरेशन होता है, शरीर का कुछ अंग हो गया, इंजेक्शन हो गया, एक्सपायरी डेट वाली दवाइयाँ हो गई, तो इन सभी चीज़ों को अब सही से मैनेज किया जाए, तो इसके लिए भी सरकार कदम उठा रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार के बक्सर में एक प्लांट लगाया गया है जो इन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज करेगा। पहले ये चीज़ कहीं भी आपको फेंका मिल जाता था। हॉस्पिटल के बाहर आप देखेंगे तो ढेर सारा दवाई फेंका हुआ, सलाइन का बोतल, सुई, इंजेक्शन, सब कुछ ऐसे ही फेंका रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप अगर बिहार शरीफ के आसपास रखते हैं तो आप हॉस्पिटल मोड में जाके इस चीज़ को देख भी सकते हैं। एक गाड़ी आपको लगी हुई मिल जाएगी छोटी सी, जिसमें बायोडिग्रेडेबल, बायोहजार्ड इस टाइप का सिंबल आपको कुछ दिखेगा। तो ये सिंबल बायोहजार्ड टाइप का ही होता है, यह बायोहजार्ड को संकेतित करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। यह बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से एक अच्छा करंट अफेयर हमारा बनता है कि बायो वेस्ट को मैनेज करने के लिए जो एक तरह से कारखाना टाइप का लगाया जा रहा है, वो बिहार के किस ज़िले में लगाया जा रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा बक्सर ज़िले में लगाया जा रहा है। इसके साथ आपको जानकारी होना चाहिए कि भारत सरकार का एक मिशन है वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि कचरा से भी पैसा बनाने का यह मिशन भारत सरकार का है। इसी के तहत इन सभी चीज़ को लाया जा रहा है। आपने नितिन गडकरी जी का नाम सुना होगा, तो वो उन्होंने कचरा से भी पैसा बनाने का कार्य किया था। साउथ में एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था कि स्वच्छ भारत मिशन के पहले की बात है कि उन्होंने क्या किया था कि अपने खेत के बगल में ऐसे शौचालय का निर्माण करवाया 5-6, और अपने गांव के लोगों को कहा कि आप इसमें आइए और फ्री में अपना शौच कीजिए। इनसे क्या हो गया कि जो वेस्ट हुआ, जो ह्यूमन फीसिस हुआ, उसको उन्होंने खाद के रूप में अपने खेत में प्रयोग किया, तो उनका खाद का खर्चा भी बच गया और एक तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को उन्होंने बढ़ावा दिया। तो यह एक मिशन है वेस्ट टू वेल्थ, मतलब कचरे से पैसा बनाने की विधि। हम लोग जिसको कचरा समझ के फेंक देते हैं, बहुत सारे लोग उसी कचरा से अपना पेट पालते हैं। तो खैर आगे देखते हैं। ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास। ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। हालांकि इस प्रयास को मद्रास उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहता है। लेकिन आपसे इससे अच्छा सवाल बन सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कुछ परसों ही भारत सरकार ने 54 चाइनीज़ ऐप्स पे और बैन लगा दिया। अभी चर्चा रही कि फ्री फायर और ये सब भी बैन होने वाला है। पबजी तो बहुत पहले ही बैन हो गया था। तो यह महत्वपूर्ण है कि किसी राज्य सरकार के द्वारा एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया है कि पूरी तरह से ऑनलाइन गेम पे बैन ही लगा दिया जाए। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। नेक्स्ट देखेंगे विद्या प्रवेश कार्यक्रम। यह कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप लोग ऑलरेडी अवगत होंगे।
तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 1 वर्ष होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने विद्या प्रवेश कार्यक्रम चलाया। इसके तहत भारत सरकार का प्रयास है कि जिस तरह से हम शहरों में देखते हैं कि प्री स्कूल और प्ले स्कूल कॉन्सेप्ट अब देखने को मिलता है, उसी तर्ज पर भारत सरकार द्वारा अब गाँव में भी प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा, जिससे बच्चे और मोटिवेट हो सकें और शिक्षा के प्रति वो और जागरूक हो सके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। कभी कभी क्या होता है बीपीएससी में कि आपको कोई कार्यक्रम का नाम दे देगा और कुछ 3-4 उससे सेंटेंस दे देंगे कि कौन सा सेंटेंस इस कार्यक्रम के लिए सही है या कौन सा गलत है। तो आपको दे देगा विद्या प्रवेश कार्यक्रम के लिए सही है ऑप्शन ए, लड़कियों को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए ऑप्शन बी, बच्चों को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए ऑप्शन सी, और ऐसे कर करके आपको ऑप्शन दे सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि ऐसा कोई नहीं, कोई लड़का लड़की नहीं है। जो छोटे बच्चे होते हैं 3 साल के, 3.5 साल के, उन लोग को एक शुरुआती शिक्षा देने के लिए खेल के माध्यम से वो अपना बेसिक नॉलेज कंप्लीट कर सके। तो ऐसा प्रयास किया जा रहा है और इसके तहत बेसिकली प्ले स्कूल की स्थापना स्कूलों में होगी, गाँव के स्तर पे होगी, यानी कि गाँव में भी अब हमें प्ले स्कूल देखने को मिलेगा। अगला देखिए, यह महत्वपूर्ण है। यह भारत सरकार के द्वारा पहली बार ऐसा कुछ अनोखा कदम उठाया गया है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे लोगों को अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। 15 अगस्त 2021 को अतिथि के रूप में जितने भी हमारे टोक्यो ओलंपिक्स के जो पार्टिसिपेंट थे उनको बुलाया गया और यह भारत में एक तरह से पहली बार हो रहा है। तो इस कारण आपको ध्यान रखना होगा कि टोक्यो ओलंपिक्स के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, चाहे जीते हों या ना जीते हों, उन सभी को 15 अगस्त 2021 को अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया, अतिथि के रूप में बुलाया गया। अगला देखेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन। अब लोग आगे बढ़ रहे हैं और हाइड्रोजन फ्यूल की बात कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रीन फ्यूल है, हाइड्रोजन एक सेफ फ्यूल है, इसमें किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता और काफ़ी चीपली अवेलेबल है। आप वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा आप हाइड्रोजन को ईजिली निकाल सकते हैं। प्लस हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, इसकी कोई कमी नहीं होगी। तो इस कारण भारत सरकार के द्वारा लद्दाख के क्षेत्र में हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन का प्रारंभ किया जाएगा। एनटीपीसी ने इसके लिए टेंडर मंगवाए हैं प्राइवेट कंपनियों से और एक सहमति के साथ ही यह किया जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और ये जो हाइड्रोजन फ्यूलिंग रिफिलिंग स्टेशन है, ये पूरे दुनिया में सबसे, अगर एल्टीट्यूड के हिसाब से बात करें तो सबसे हाइट पे लद्दाख में ही इसका स्थापना किया जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। हो सके पूछा जाए कि हाइड्रोजन ग्रीन फ्यूल रिफिलिंग स्टेशन भारत में किस जगह स्थापित होने वाला है, तो वहाँ पे आप आंसर मारेंगे लद्दाख। अगला देखेंगे, इंडिया चाइना बॉर्डर पर आईटीबीपी के द्वारा 2 महिला अधिकारी। इन 2 महिलाओं का नाम आपको ध्यान में रखना है। एक है प्रगति और एक महिला अधिकारी का नाम है दिशा। आईटीबीपी का नाम आपने सुना होगा, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। अब इसने क्या किया है कि अब जो महिला अधिकारी, ये दोनों आईपीएस ऑफिसर थी। इन दोनों महिला अधिकारियों को पहली बार किसी महिला को आईटीबीपी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना होगा, एक है प्रगति और एक है दिशा। तो इन दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना होगा। जब भी आ जाए कि आईटीबीपी में महिला को बुलाया गया, नाम बताइए, तो यानी कि पहला बार प्रयास किया गया है। तो क्या इस तरह से हमारा देश प्रगति कर रहा है, तो प्रगति से प्रगति आप ध्यान रख लेंगे। और ये एक अच्छा कदम, एक अच्छा दिशा उठाया गया है, तो दिशा से आप दिशा याद कर रख लेंगे। तो प्रगति और दिशा। नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल। आपको मालूम है जब इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी गर्म माहौल चल रहा था, तो उसी टाइम भारतीय वायुसेना के द्वारा लद्दाख की सेक्टर में सबसे ऊंचा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को स्थापित किया गया। तो यह दुनिया में अगर सबसे ऊंचा, सबसे एल्टीट्यूड पे अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बात की जाएगी तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा लद्दाख। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। जब भी हाइट की बात हो इंडिया में या दुनिया में, तो लद्दाख आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट देखेंगे वाटर प्लस सर्टिफिकेट। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाता है और उसमें अलग अलग शहरों को स्वच्छता के आधार पर रैंकिंग भी दिया जाता है, वो तो आप लोग परिचित होंगे। उसी के तहत भारत सरकार ने एक नया प्रयास किया है। अब वह भारत सरकार वाटर प्लस का सर्टिफिकेट देगी। किसे देगी? उन शहरों को देगी जो शहरें अपने नदी को और अपने तालाबों को अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखेंगे। और वाटर प्लस का सर्टिफिकेट अभी दिया गया है इंदौर को। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इंदौर सालों से सबसे साफ शहर होने का रिकॉर्ड जीतता आ रहा है, तो ये अभी आपको ध्यान में आराम से हो जाएगा कि वाटर प्लस इंदौर को सर्टिफिकेट दिया गया वाटर प्लस का। यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में ये हमें बता सकते हैं कि इंदौर से कौन सी नदी गुजरती है या इंदौर किस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे सोन चिरैया। सोन चिरैया, सोन चिरैया क्या है? सोन चिरैया एक तरह का ब्रांड है। जैसे ब्रांड नेम कहते हैं बहुत सारे ब्रांड, सोनी, वीवो, बस उसी टाइप का सोन चिरैया भी एक ब्रांड है। लेकिन यह ब्रांड भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा यह बनाया गया है। सोन चिरैया ब्रांड का कार्य ये होगा कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं शहर में, वो जितने भी छोटे छोटे उद्योग करते हैं, तो उनको एक ब्रांड वैल्यू प्रोवाइड करना, और वही ब्रांड के तहत यह सोन चिरैया का स्थापना किया गया है। जैसे आप अगर नमक की बात करें तो टाटा नमक आप लोग खाते होंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि टाटा नमक टाटा कंपनी बनाती, नहीं। नमक तो जैसे बनता है वैसे बनता है। आप सूरत और रन ऑफ कच्छ में जाएंगे तो आप देखेंगे खेत में बड़ा बड़ा एक तरह से नमक की खेती होती है। बड़ा बड़ा ज़मीन में समुद्र का पानी को ऐसे बिछा देते हैं और वो धीरे धीरे पानी इवेपोरेट होता है और धीरे धीरे नमक बैठता चला जाता है। लेकिन टाटा क्या करती है, बस खाली अपने ब्रांड को यूज़ करने के लिए उनको देते कि हाँ आप मेरा नाम को यूज़ कीजिए, बदले में टाटा कंपनी कुछ रॉयल्टी लेती है। तो क्या हम लोग वही नमक रहता है, लेकिन वो टाटा नमक एक तरह से ब्रांड के प्रति कस्टमर ज़्यादा भरोसा दिखाता है। तो इस तरह से अगर अच्छा ब्रांड रहता है तो कोई भी प्रोडक्ट को ज़्यादा बढ़िया से बेच सकता है व्यक्ति। तो भारत सरकार ने जो शहर में महिलाएं रहती हैं या शहर में छोटे कामगार होते हैं, बुनकर होते हैं, जो छोटे मोटे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनका इसलिए नहीं बिक पाता क्योंकि उनका ब्रांड वैल्यू नहीं होता। आपको वही सामान दिया जाए बिना ब्रांड के और एक सामान दिया जाए अच्छा ब्रांड के नाम पे, तो लोग अच्छे ब्रांड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो भारत सरकार ने सोन चिरैया नामक ब्रांड इन लोगों को प्रोवाइड करने का कार्य किया गया है। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी सामान प्रोवाइड किया जाएगा, भारत सरकार कुछ मापदंड तय करेगी कि आप कम से कम इस क्वालिटी तक के प्रोडक्ट बनाइए और उन प्रोडक्ट को बोले कि ठीक है आप ये सोन चिरैया नामक ब्रांड का प्रयोग कीजिए जो भारत सरकार के द्वारा ही मान्यता प्राप्त है, और इसके लिए उन्हें किसी तरह की रॉयल्टी नहीं देनी होगी। और एक तरह से भारत सरकार का ब्रांड है तो थोड़ा नाम मिल जाता है कि नहीं ये सरकारी कंपनी, सरकारी ब्रांड है कहेंगे, कंपनी तो नहीं कहेंगे। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। इससे सवाल आपको पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने बुनकरों, कामगारों और शहर में रहने वाले छोटे कारीगरों के वस्तुओं को बेचने के लिए या उनके उचित मूल्य प्रदान करने के लिए किस ब्रांड के नाम से बेचने का प्रयास किया है या सहायता दी है। तो आपको ध्यान रखना होगा सोन चिरैया। नेक्स्ट देखेंगे मवेशी संरक्षण विधेयक। मवेशी संरक्षण विधेयक कुछ और नहीं, यह गौवंश पर गौवध को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की बात करती है। यह असम गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, यह असम सरकार के द्वारा यह लाया गया है। हमारा संविधान भी और गांधी जी भी गौ हत्या को बंद करने के काफ़ी फेवर में थे। हालांकि अभी पूरी तरह से भारत में ये चीज़ बंद नहीं हो पाई, लेकिन राज्यों के स्तर पे बहुत सारे राज्य इसको बंद कर चुके हैं। आप बांग्लादेश से लगते हुए जितने भी बॉर्डर हैं उधर गौ तस्करी काफ़ी होती है। और आप उधर जाएंगे महाराष्ट्र में मुंबरा नामक एक जगह है, MUMBRA, तो इधर के इलाके में फिर जिधर कुछ राज्यों में कुछ खपत है तो उधर भी गौ तस्करी काफ़ी होती है। हालांकि यहाँ मुंबरा काफ़ी इंटरेस्टिंग शहर है, इसके बारे में अगर आप जानकारी
लेना चाहेंगे तो 1991 में इसकी आबादी कुछ हज़ार में थी, शायद 40 या 45,000 ही इसकी आबादी थी। लेकिन जब 2011 में इसकी कैलकुलेशन किया गया तो इसमें इसकी आबादी 9 लाख से अधिक हो गई। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक तरह से यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क आप लोग जानते हैं कहाँ है? यह असम में है। जो ब्रह्मपुत्रा नदी है आपको ठीक उसके इधर काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसके ऑफिसर्स को भारत सरकार के द्वारा सैटेलाइट फ़ोन दिया जा रहा है। इस सैटेलाइट फ़ोन की मदद से जितने भी जैसे जो हाथी हो गए या वैसे जानवरों को जो तस्करी करते हैं, वो जो लोग मार देते हैं, तो उससे उसको रोकने में मदद मिलेगा। यहाँ पे 10 सैटेलाइट फ़ोन दिए गए हैं और ये 10 सैटेलाइट फ़ोन का कॉस्ट 16 लाख पड़ा है। तो आप समझ रहे हैं कि तो आईफोन से भी ज़्यादा महंगा है। और प्लस इसमें जैसे हम लोग पैक भराते हैं ना कि हाँ 200 में 1 महीना, उसमें मिनट में भराया जाता है पैक। अगर आपको 1 मिनट बात करना है तो उसके लिए लगभग आपको अच्छा खासा 50, 60, 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा ये सैटेलाइट फ़ोन खर्चीला पड़ता है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा ये पहला बार प्रयास किया गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क के जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर हैं तो 10 सैटेलाइट फ़ोन उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिससे अगर क्योंकि उसके अंदर आपका टावर काम नहीं करता, फ़ोन कनेक्शन काम नहीं करता, लेकिन सैटेलाइट फ़ोन क्या है, वो डायरेक्ट सैटेलाइट से जुड़ा रहता है। तो किसी पृथ्वी के आप कहीं भी रहिएगा ना, वहाँ पे टावर आपका हमेशा धरेगा। ठीक है, खर्चा पड़ता है लेकिन आपका टावर हमेशा वो पकड़ेगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि पर्यावरण से और पशु संरक्षण से रिलेटेड भी सवाल 1-2 रहते ही हैं। तो पूछा जाएगा कि किस नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट फ़ोन का प्रयोग किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला देखेंगे हॉनर फर्स्ट। हॉनर फर्स्ट क्या है? इसके बारे में जानेंगे हम लोग। हॉनर फर्स्ट के बारे में क्या है? जो भारतीय नेवी है उसने आईडीएफसी बैंक का नाम आपने सुना होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक। भारतीय नौसेना ने आईडीएफसी के साथ एक समझौता किया कि वह ऑनर फर्स्ट नामक एक तरह से ऑनर फर्स्ट एक स्कीम चलाएगी, जिसमें सिर्फ भारतीय नौसेना के जो जवान होंगे सिर्फ उनका ही अकाउंट खुलेगा और इस अकाउंट के कुछ फ़ायदे होंगे जो उनको दिए जाएंगे। जैसे हम लोग अगर एटीएम प्रयोग करते हैं तो लिमिट रहता है कि आप मंथ में मात्र 2 ही बार या 3 ही बार किसी और बैंक के एटीएम को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो भी वेटरन्स का, जो भी नौसैनिक जवानों का अकाउंट ऑनर फर्स्ट के अंदर खुलेगा, वो पूरे जीवन भर किसी भी एटीएम से कितना बार भी प्रयोग करेंगे, उन्हें किसी भी तरह का चार्जेस नहीं लगेगा। दूसरा, इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हॉनर फर्स्ट के तहत जवानों का 46 लाख रुपीज़ का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ऑलरेडी क्लेम हो जाएगा। इसके लिए जवानों को प्रीमियम पे नहीं करना होगा। हाँ, जो प्रीमियम पे किया जाएगा वो भारतीय नौसेना के द्वारा पे किया जाएगा और सरकार के द्वारा पे किया जाएगा। तो यह एक अच्छा स्कीम लाया गया है कि किसी भी तरह का अगर चाहे वो किल्ड इन एक्शन हो या फिर ऑफ ड्यूटी हो, उनकी अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उनको 46 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम बैंक के द्वारा दिया जाएगा। प्लस इसमें अगर डैमेज होता है, पार्शियल डैमेज होता है, तो उसके लिए भी क्लेम रखा गया है। तो यह एक अच्छा प्रयास है हमारे जवानों को थोड़ा सुख सुविधा देने के लिए। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे ऑनर फर्स्ट के बारे में। जब भी बात किया जाएगा नौसेना का, तो नौसेना को हमें सेना को ऑनर देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। तो आप ऑनर फर्स्ट से याद रख लेंगे। नेक्स्ट है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। यह महत्वपूर्ण है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसी 2021 में ही मोदी जी द्वारा यह घोषणा किया गया कि 14 अगस्त को अब से हर वर्ष भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्योंकि जब देश का विभाजन हुआ तो काफ़ी लोगों की हत्या हो गई और काफ़ी गलत कार्य भी हुए, करोड़ों के घर बार उजड़ गए।
तो उसको याद रखने के लिए यह दिवस मनाया जाएगा। तो यह इम्पोर्टेंट है। आप लोग अगर विभाजन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कपूर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। कपूर कमीशन 1969 की यह रिपोर्ट है। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि जब विभाजन हुआ तो उस टाइम किस टाइप की परिस्थिति थी, विभाजन के बाद कैसे हुआ। काफ़ी ही एक दुख भरी कहानी आपको इसमें देखने को मिलेगी। आंखों से आंसू भी आ सकते हैं। तो वो डिस्क्लेमर आप लोग लेकर इसमें चलेंगे। तो आज का करेंट अफेयर हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।